Okay, let me try once more. Egomen, Gay, Methomen, Pure, the Mogulio, Philosopher, Hammon, Socrates. I did it. I don't know. What without consequences. अगर बचे रहे तो आगे तक वीडियो बनाते हैं. चलो. होमलैंडर की तरह अपने दिमाग के दरवाजे को भी ऐसे ही खोल के रखना थ्रू आउट द वीडियो, और अगर ऑफेंड हो जाते हो इजीली तो ये परफेक्ट टाइम में अभी निकल लो, क्योंकि ये है होमलैंडर और हम यहाँ सब कुछ कहने. क्या हुआ? चलो स्टार्ट करते हैं. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था एक फिलोसोफर सोक्रेटिस के बारे में, जिनका एक कोट है कि मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता. सो बेसिकली हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा रिस्पॉन्स ये हो कि काश इस वीडियो पे मैंने कभी क्लिक ना किया होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हैं और उतना ही ज़्यादा अजीब हैं. इस नार्सिसिस्टिक, लैक ऑफ एम्पैथी और गॉड कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ होमलैंडर की साइकोलॉजी की इसके लगे हुए हैं. मुझे इसे सिंपल करना होगा और मैं हो सकता है कि इसकी बात करते करते आयरन मैन पे शिफ्ट हो जाऊं, वहाँ से रकून पे शिफ्ट हो जाऊं. हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बातें करने लग जाऊं. क्या हम इस रॉकेट को इग्नोर करें, क्योंकि हमारी स्टोरी रह जाएगी. काफ़ी इमोशनल स्टोरी है इसकी, लेकिन बाद में कवर करेंगे. हम जानते हैं होमलैंडर खुद को कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट शो करता है पब्लिक के सामने, लेकिन भीतर से वो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है. बिल्कुल वैसे जैसे कि इंडिया शो करता है कि हमारे यहाँ रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे यहाँ डिवोर्स नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर होती हैं. लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि इन्हीं रिश्ते को निभाते हुए इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में. यानी कि हमें रिश्ते भी लॉन्ग टर्म तक चाहिए और जीने भी नहीं देना. इन माई ओपिनियन हार्ट ब्रेक इज बेटर देन हार्ट अटैक. और ये जो क्वीन मॉबी की रिलेशनशिप है होमलैंडर के साथ, ये भी उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. यानी कि रियल वर्ल्ड में जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है रिलेशनशिप में, वो सब कुछ बिना किसी फिल्टर के, और यही अलग बनाता है द वॉइस को बाकी सारी वेब सीरीज से. बिल्कुल अलग. इसमें क्या ही बाकी रह गया है? कौन से डार्क ट्रेड छूट रहे हैं? बिहेवियर कितने भी गंदे कर लो, मैनिपुलेट कर लो, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है वो भी शो करो, नार्सिसिज्म है वो भी शो कर दो, साइकोपैथ हो वो भी शो कर दो. अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा डीप है. इसमें पावर, इनसिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, वॉर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. तो चल एक एक करके समझते हैं. तो आप तैयार हो, क्योंकि अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. होमलैंडर का गॉड कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी. होमलैंडर एक तरह से भगवान जैसा पावरफुल है, लेकिन अंदर से एकदम इनसिक्योर. क्यों? पेरेंटल लव की कमी. उसको किसी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, बल्कि वो एक लैब में एक्सपेरिमेंट की तरफ बड़ा हुआ है. इस वजह से वो हमेशा अप्रूवल ढूंढता है. सेकंड रीज़न, उसका फ्रेजाइल ईगो. बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है पर अंदर से एकदम टूटने वाला बंदा है. अगर कोई उसको डिसरिस्पेक्ट करे तो वो एकदम वायलेंट हो जाता है. और थर्ड, रिप्लेस्ड होने का डर. क्योंकि जैसे हम सोल्जर बॉय की एंट्री देखते हैं, ये सारा का सारा टेंशन लेके चला जाता है और फिर होमलैंडर को इनसिक्योर फील होता है. पब्लिक में उसका जो परसेप्शन है कि लोग उसे कैसे देखते हैं, उसका सेल्फ वर्थ पूरी तरह से लोगों के ओपिनियन पर टिका हुआ है, जो होमलैंडर की सबसे बड़ी कमजोरी है अकॉर्डिंग टू मी. पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, इसका सहारा लेकर के तुम प्रेजेंट में सबकी लंका लगा दो, ये तो बिल्कुल ही वाहियात है. क्या तुम चाहते हो मैं रियल वर्ल्ड में आऊँ? यानी कि जैसे कि हम जानते हैं इंडिया गॉट लेटेंट में जो बवाल हुआ है, वैसे ये अचानक से नहीं हुआ है. हम वो 6000 वाला जोक बहुत समय से देखते आ रहे हैं. हमने वो फालतू सा कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करवा करके फिर रोस्ट करते हैं, वो भी हमने देखा है. और पॉडकास्ट में जाकर के फालतू की चीज़ें बोलना और फिर जब फेस करना रियल में उस इंसान को, तब वहाँ पर बिल्कुल अजीब सा बिहेव करना, हमने ये भी देखा है. तो कुछ चीज़ें कैमरा के अंदर ही ठीक लगती हैं और कुछ बेवकूफ़ ऑडियंस के बीच में ही अच्छी लगती हैं. आई डोंट नो क्या इंटेंशन रहा होगा इन चीज़ों को पब्लिक करने में, क्योंकि हम एडिट कर सकते हैं उस पार्ट को, लेकिन नहीं करा क्योंकि अटेंशन चाहिए. ये ट्रेट आप होमलैंडर में देख सकते हो. ये कितना भी नीचे गिरने के लिए तैयार होता है, सिर्फ इसको अटेंशन चाहिए. इसीलिए ये हीरो के सारे कैरेक्टर्स रखते हुए भी विलन की तरह पोर्ट्रेट करा गया है द बॉय में. क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने पास्ट में हुए सारे ड्रामे का इस
तरह से फायदा नहीं उठा सकते हैं अपने इंटेंशंस को फुलफिल करने के लिए। और हमारे इंटेंशंस आते हैं हमारे सिविलाइजेशन से कि वो कैसे बने हैं। तकरीबन 3100 BCE यानी कि 5000 साल पहले जब हम आज के आर्कियोलॉजिस्ट को आधुनिक रोशनी से हमारे प्राचीन सभ्यता को निहारते हुए देखते हैं तो हम अवाक खड़े रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हाथ में टॉर्च लेकर के पूरी पिरामिड को देखना और देख करके बस यही सोचना कि ये हो क्या रहा है। सो बेसिकली ये वही टाइमलाइन है जब इंडिया में महाभारत चल रहा था 5000 साल पहले, और इसी टाइम पे एक सिविलाइजेशन भी इवॉल्व हो रही थी यानी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इसी तरह सभ्यताएं बनती भी हैं और ध्वस्त भी होती हैं बहुत बहुत गंदे तरीके से। लेकिन ये हम पर है कि हम हार जाते हैं या फिर दोबारा उठ करके अपने पहले की गलतियों को देख करके उनसे सीखते हैं और बेहतर होते हैं। हम जानते हैं महाभारत में ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई हैं जिससे खुद को ही हर्ट करके समाज में फिट होने के लिए ऐसे डिसीजंस अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध करके लिए गए हैं। हालांकि श्री कृष्ण इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट है। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है कि आपके कर्मों में निष्कामता थी या नहीं। लेकिन जब हम होमलैंडर की बात कर रहे होते हैं, निष्कामता तो छोड़ो, इसके मोस्ट ऑफ द कर्म सकाम कर्म होते हैं, यानी कि वो इंटेंशनली करता है। अगर उसे कोई चीज चाहिए तो वो दूसरे को डोमिनेट करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन वो सिर्फ खुद के लिए करता है। और यहीं पर फर्क आ जाता है। निष्कामता का अर्थ होता है जैसे कि ना तो कृष्ण को पांडवों से कुछ लेना था, ना ही कौरवों से कुछ छीनना था। उनकी तो द्वारका अलग थी। लेकिन जब हम होमलैंडर की बात करते हैं, इसके पास सुपर हीरोज हैं, इनके ऊपर ये ऐसे चढ़ जाता है और बस रौब दिखाता है कि मैं कुछ हूँ, जबकि ये कुछ नहीं है। ऐसे वो करते हैं जो अंदर से बिल्कुल ही खाली होते हैं। उन्हें अपनी पावर दिखानी पड़ती है, लेकिन जो सच में पावरफुल होते हैं वो शांत होते हैं, बिल्कुल शांत। होमलैंडर को देखने के बाद एक सवाल तो जरूर उठता है, क्या हम अपनी इंसानी ताकतों से आगे जा सकते हैं मशीन्स का यूज करके ही सही, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या फ्यूचर में हम ह्यूमनॉइड बन सकते हैं? तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो न्यूरल इम्प्लांट्स, बेसिकली न्यूरल लिंक जैसे ब्रेन चिप प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिससे हम एआई से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। साइबरनेटिक एनहेंसमेंट, आर्टिफिशियल लिम्स, बायोनिक ऑर्गन्स, एआई सिम्बायोसिस। आने वाले टाइम में एआई और ह्यूमन एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में मेजॉरिटी रोल एआई का होगा। डीप सीक को देख करके तो यही लगता है। और लास्ट, ट्रांस ह्यूमनिज्म, यानी एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है कि ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी के थ्रू अपग्रेड करना चाहिए। 2050 तक मे बी ये कॉमन हो जाएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी है, जब हम अपने बॉडी और ब्रेन के मेजॉरिटी पार्ट को मशीन से रिप्लेस कर चुके होंगे तो क्या हम खुद को इंसान बोल रहे होंगे? नहीं, बेसिकली जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं मशीन्स में तब हम उन्हें बोलते हैं ह्यूमनॉइड। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम अपने एक्सट्रीम में जा सकते हैं अगर हम मशीन का यूज करें अच्छाई के लिए। कहीं ऐसा ना हो विजन बनाने के चक्कर में हम सब अल्ट्रॉन्स बनाने लगे और आयरन बनाता हुआ बोले कि तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे एंड फिर बहुत सारे वॉर स्टार्ट हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है और अगर हम अपने सारे न्यूक्लियर वेपन का यूज करते हैं तो क्या होगा? वेट, ये मजाक नहीं है। अगर आप सिर्फ इंडियन मीडिया को कंज्यूम करते हो तो हो सकता है कि आप इन चीज़ों को लाइटली लो, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई थिंक अगर आप रशिया, यूक्रेन और इंडिया के रिलेशनशिप, बाकी दूसरे कंट्रीज़ के भी बारे में पढ़ते हो तो चीज़ें तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। सो सपोज ये हाइपोथेटिकल ही है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या चांसेस हैं कौन कौन से कंट्री आपस में कोलैप्स कर सकती हैं? और हमारे न्यूक्लियर वेपन के अगर यूज़ होने स्टार्ट हुए तो फिर क्या होगा? हमारे पास 12,500 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास है 5,889 वॉरहेड्स, यूएसए के पास 5,244 वॉरहेड्स, चाइना के पास 410 वॉरहेड्स और फ्रांस एंड यूके के पास 292, 350 दोनों के पास है। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है तो कौन से देशों में होगी? फर्स्ट चांस है यूएसए वर्सेस चाइना, क्योंकि तालिबान के इशू पे अगर लड़ाई शुरू हो गई तो ग्लोबल वॉर बन सकती है। सेकेंड, रशिया वर्सेस नाटो। यूक्रेन वॉर ऑलरेडी टेंशन बढ़ा रहा है, अगर न्यूक्लियर एस्केलेशन हुआ तो दुनिया का एंड काफी करीब है अगर ऐसा हुआ तो। एंड थर्ड, अपना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक ही तो इशू है, कश्मीर। ये कोई टेरर अटैक न्यूक्लियर वॉर का रीजन बन सकता है। न्यूक्लियर वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट न्यूक्लियर विंटर होगा, जहां ग्लोबल टेम्परेचर्स गिर जाएंगे, सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी और दुनिया स्टारवेशन से मरने लगेगी। इंसान अपनी ही दुनिया को मल्टीपल टाइम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर वो सारे न्यूक्लियर वेपन को एक दूसरे के ऊपर चला दे। क्यों? क्योंकि उसने छोड़ा है तो मुझे भी तो फायर करना ही होगा ना। कभी कभी तुम्हें डाउट नहीं होता कि हम मेजोरिटी जो लोग रहते हैं अर्थ पे अभी भी बंदर की तरह ही सोचते हैं? I mean, मुझे ऐसा ही लगता है।
और इन सब के पीछे का रीजन होमलैंडर नहीं है, वो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है। अच्छा लगता है उसे देखो दी बॉयज Amazon प्राइम पे और मजे करो। और अब जिन लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी है उनके लिए एक मैसेज है। आपने वो सुना 8 स्टार डू नथिंग। देखो यहाँ पे इतने सारे बटन है ना, तो डू नथिंग मतलब कुछ भी ना करके कैसे देखो, कुछ करके देखो। तो जो मन करे वो क्लिक करो इनमें से और फिर यहाँ से जाओ। चलो कर देना, कुछ ना कुछ क्लिक तो करके जाओ या कमेंट में जाके कुछ लिखो। बाय।